नमस्कार। आप सभी लोगों का इस नए चैनल पाटलिपुत्र GK/GS क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं कुमार राजेंद्र आप लोगों के सामने GK/GS के एक महत्वपूर्ण भाग ज्योग्राफी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ज्योग्राफी को मूलतः प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक विश्व भूगोल, दूसरा भारत के भूगोल और तीसरा आप जिस राज्य से संबंधित है प्रादेशिक भूगोल। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल में भी पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति। पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले हम ज्योग्राफी के इतिहास के बारे में कुछ चर्चा कर लें। ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है और यह 2 शब्दों से बना हुआ है, जिसका एक जियो और दूसरा ग्राफोस। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ वर्णन होता है। इस प्रकार ज्योग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन हुआ। ज्योग्राफी शब्द यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। इन्होंने पृथ्वी की परिधि का माप किया था और भूगोल की दिशा में कई अन्य कार्य किए थे, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता हिकेटियस नामक विद्वान को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, क्योंकि हिकेटियस ने यह बताया कि स्थल खंड जो है वह जल खंड या समुद्रों से घिरा हुआ है। साथ ही उन्होंने 2 महाद्वीपों के बारे में भी जानकारी दी थी, जिसके कारण हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में हम्बोल्ट और कार्ल रिटर हैं। हम्बोल्ट क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक, जबकि कार्ल रिटर प्रादेशिक उपागम के प्रवर्तक हैं। हम्बोल्ट ने अपने विचार कॉस्मस तथा रिटर ने अपने विचार अर्धकुंडे नामक पत्रिका में दिया था और इन्हीं कार्यों के लिए इन्हें आधुनिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। जबकि भारत के भूगोल के जनक जेम्स रेनेल को माना जाता है। भूगोल उन विषयों में है जिनका शैशवावस्था या प्रारंभिक अवस्था ही द्विभाजन और द्वैतवाद से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय पुनर्जागरण के काल में ही आधुनिक भूगोल की शुरुआत हुई थी। आधुनिक भूगोल के शुरुआत का श्रेय जो है बेरेनिस और कांट महोदय को जाता है। ये दोनों 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के विद्वान थे। बेरेनिस महोदय ने न सिर्फ भूगोल की अनिवार्यता बताया, बल्कि यह भी बताए कि भूगोल के 2 स्पष्ट प्रभाव क्षेत्र हैं और इसको उन्होंने सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल कहा। बेरेनियस के इसी विचार के साथ आधुनिक भूगोल में द्विभाजन की शुरुआत होती है। इसके साथ कई अन्य द्विभाजन भी हुए और इस प्रकार आधुनिक भूगोल में 6 द्विभाजन हुए, जिसमें पहला है सामान्य भूगोल बनाम विशेष भूगोल, दूसरा है क्रमबद्ध उपागम बनाम प्रादेशिक उपागम,
तीसरा है नियतिवाद बनाम संभाववाद, चौथा है भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, पांचवा है सैद्धांतिक भूगोल बनाम व्यवहारिक भूगोल, छठा है विशिष्ट भूगोल बनाम सामान्य भूगोल। भूगोल में द्विविभाजन विषय और विधि तंत्र को लेकर किया गया है, जबकि द्वैतवाद उसकी श्रेष्ठता का वाद है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक भूगोलवेत्ताओं के मानस पटल पर यह उभरकर सामने आया कि द्विविभाजन से भूगोल का विभाजन हो जाएगा और भूगोल का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन प्रारंभ से भूगोलवेत्ताओं की एक ऐसी कड़ी भी कार्य कर रहा था जो यह मान रहे थे कि भूगोल एक एकीकृत विषय है तथा इसमें विभाजन की कोई संभावना नहीं है तथा यह एक एकीकृत विज्ञान की तरह कार्य करता रहा। पुनः द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भूगोल में अनुभवाश्रित विधि का उपयोग किया जाता था। अनुभवाश्रित विधि के उपयोग किए जाने के कारण वैज्ञानिक आधार पर इसके परिणामों में विषमता होती थी, विचारों में विषमता होती थी, जिसके कारण भूगोल जैसे विषयों को वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल सका था। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा बमबारी किए जाने के कारण विज्ञान और तकनीकी जैसे विषयों का काफ़ी महत्व बढ़ा था, उसमें लोगों की अभिरुचि बढ़ी थी, जबकि सामाजिक विज्ञान के विषयों का महत्व घटने लगा था और उस पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में 1949 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के विद्वानों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रथम निर्णय यह था कि भूगोल के विषय वस्तु में कोई दोष नहीं है तथा इसे यथावत रखा जाए, और दूसरा निर्णय यह था कि भूगोल के विधि तंत्र दोषपूर्ण है और इसमें परिवर्तन किया जाए। इसी के साथ नवीन विधि का आगमन हो और इसी के क्रम में सांख्यिकी विधि पर आधारित मात्रात्मक विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के विषयों में होता है। मात्रात्मक विधि तंत्र के उपयोग से सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के महत्व बढ़ा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा लाभ ज्योग्राफी या भूगोल को मिला। इससे उसकी विश्वसनीयता में वृद्धि हुई तथा उसे एक वैज्ञानिक विषय के रूप में मान्यता मिली। पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने से पहले आइए हम लोग जाने इस बात को कि भूगोल में पृथ्वी एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की स्थिति को कहाँ पे रखा गया है। भूगोल के अध्ययन के दो उपागम हैं, पहला क्रमबद्ध उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक जर्मनी के हमबोल्ट एवं प्रादेशिक उपागम के प्रवर्तक जर्मनी के ही कार्ल रिटर है। पुनः क्रमबद्ध उपागम को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल, तीसरा
जीव भूगोल, चौथा सिद्धांत एवं दर्शन शास्त्र, पांचवा विधि एवं तकनीक। पुनः भौतिक भूगोल को 4 भागों में बांटा गया है: भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान। अर्थात भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, सौर मंडल आदि के बारे में, मृदा विज्ञान आदि के बारे में पढ़ते हैं। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत ही स्थल मंडल आते हैं और स्थल मंडल के अंतर्गत ही पृथ्वी की उत्पत्ति एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। पुनः मानव भूगोल को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, बस्ती भूगोल। बस्ती भूगोल में ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती तथा जनसंख्या भूगोल में विभाजित किया गया है। जीव भूगोल को प्राणी भूगोल, वनस्पति भूगोल, पर्यावरण भूगोल एवं पारिस्थितिक भूगोल में बांटा गया है। सिद्धांत एवं दर्शन शास्त्र को भौगोलिक चिंतन एवं मानव पारिस्थितिक में बांटा गया है। विधि एवं तकनीकी को मानचित्रण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मात्रात्मक तकनीकी एवं भू सूचना के अंतर्गत विभाजित किया गया है। अध्ययन के दूसरे उपागम प्रादेशिक उपागम है। प्रादेशिक उपागम को भी कई क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण एवं प्रादेशिक योजना को रखा गया है। आइए हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई विद्वानों ने कई सिद्धांत दिए हैं और जिनमें कुछ सिद्धांत प्रमुख हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए सिद्धांतों में प्रमुख सिद्धांत है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, जेम्स जीन्स एवं जेफरीज का ज्वारीय सिद्धांत, चैम्बरलिन एवं मोल्टेन का ग्रहाणु सिद्धांत, ऑफवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, रोसगन का अपवर्तन एवं ज्वारीय संकल्पना, एसी बनर्जी का सिफिट सिद्धांत तथा एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना जर्मनी के विद्वान इमैनुअल कांट के द्वारा 1755 में दिया गया था। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड में देव निर्मित पदार्थ, आद्य पदार्थ जो कठोर, ठोस और गतिहीन थे, ब्रह्मांड में स्थित थे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये पदार्थ, इन पदार्थों के ताप में वृद्धि हुई और ये गतिशील हो गए। साथ ही गतिशील होने के कारण ये आपस में टकराने लगे। इनके आकार में वृद्धि हुई और इसके आकार में वृद्धि के साथ ही इनकी गति में भी वृद्धि हुई और गति में वृद्धि के कारण इनके मध्य भाग से एक उभार निकला और इसी उभार से एक छल्ला निकला। इसी छल्ले से ग्रह बने और इसी प्रक्रिया से उपग्रह बने और शेष भाग बचा हुआ सूर्य बना। पुनः लाप्लास का निहारिका सिद्धांत दिया गया।
लाप्लास एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और नक्षत्रवेत्ता थे। इन्होंने 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका सिद्धांत दिए थे। इनका मानना था कि प्राचीन काल से ही एक उष्ण और विशाल पिंड जो है ब्रह्मांड में गतिशील था। ये पिंड धीरे धीरे इसके तापमान में कमी आई, जिसके कारण ये सिकुड़ने लगे और जिसके कारण इसके आकार में कमी आई। आकार में कमी आने के कारण इसकी गति में वृद्धि हुई। गति में वृद्धि होने के कारण इसके मध्य भाग में उभार हुआ और इससे एक बड़ा छल्ला निकल के बाहर निकला और इसी छल्ले से जो है पुनः 9 छल्ले बने और 9 ग्रह के बने और इसी प्रक्रिया से उपग्रह भी बने। तीसरा सिद्धांत जेम्स जीन एवं जेफरीज महोदय का ज्वारीय सिद्धांत है। जेम्स जीन ने 1919 में ये सिद्धांत दिए थे। बाद में जेफरीज ने 1928 में इसमें संशोधन किए थे। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य एक विशाल गैसीय पिंड था और इस विशाल गैसीय पिंड के पास से एक विशाल तारा जो है सामने सूर्य के नजदीक आया और जब यह विशाल तारा सूर्य के नजदीक आते गया तो इसमें से एक ज्वार उठा और यह ज्वार धीरे धीरे बढ़ते गया और जब सूर्य के नजदीक से यह गुजरा तो ये ज्वार जो है एक सिगार के रूप में सूर्य से अलग हो गया और इसी के कारण जो है ग्रह बने और इसी प्रक्रिया के द्वारा पुनः उपग्रह बने। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं में सभी सिद्धांतों में कुछ न कुछ खामियां हैं और कोई भी सिद्धांत प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति को छोड़ करके संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है खोजबीन की जाने लगी और वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया। यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेटियर के द्वारा 1927 में दिया गया था। बाद में फ्रेड होयल ने इसका नाम जो है बिग बैंग सिद्धांत रखा था। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण के पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड का पदार्थ एक बिंदु पर केंद्रित था। संपूर्ण ब्रह्मांड का पदार्थ एक बिंदु पर केंद्रित था और इस बिंदु का आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा घनत्व एवं तापमान अनंत था। इसे सिंगुलैरिटी के नाम से जाना गया। करीब 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस सिंगुलैरिटी या एकक परमाणु में भयंकर विस्फोट हुआ और यह ब्रह्मांडीय पदार्थ पूरा फैल गया। इस फैले हुए ब्रह्मांडीय पदार्थ को आकाशगंगा कहा गया और आकाशगंगाओं का अनंत समूह ही ब्रह्मांड है।
गंगाओं का समूह ही ब्रह्मांड है। बाद में समय बीतने के साथ ही इसके तापमान में कमी आई, परमाणु पदार्थ ठंडे हुए और ब्रह्मांड जो है वह पारदर्शी हो गया। आकाशगंगा मूलतः तारों का समूह है। और ब्रह्मांड में करीब 100 अरब से ज़्यादा आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब से ज़्यादा तारे हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम मंदाकिनी या दुग्ध मेखला है। इसे मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोमेडा हमारे आकाशगंगा का सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। आकाशगंगा का निर्माण 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ। आकाशगंगा चूंकि तारों का समूह है, तारों का निर्माण 5.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तारे मूलतः गैसीय झुंड है। इसका निर्माण 5.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ और इसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है। सूर्य भी एक तारा है और सूर्य से सौरमंडल बना है। सौरमंडल का मुख्य भाग सूर्य है। सौरमंडल में मुख्यतः सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, एस्टेरॉयड आदि आते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म एवं कठोर थी। इसके वायुमंडल में हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्रधानता थी, लेकिन वर्तमान समय में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रधानता है। हीलियम एवं हाइड्रोजन सौर पवन के कारण पृथ्वी को छोड़कर चले गए, अर्थात विस्थापित हो गए। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति करीब 4 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा जीवन की उत्पत्ति 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2.5 से 3 अरब वर्ष हुई और प्रकाश संश्लेषण के
कारण ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई और जीवन संभव हो सका। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार और अगले लेक्चर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया जाएगा। इस टॉपिक्स के अंतर्गत सौरमंडल से संबंधित बातों को छोड़ दिया गया है। सौरमंडल से संबंधित ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा, तारे, सौरमंडल, तारामंडल और ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, उल्का पिंड आदि के बारे में सौरमंडल में अलग वीडियो में बताया जाएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।